Hello, Comrade family. So here I'm Nare Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 5 का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा ऑडिटिंग टेक्निक वेरिफिकेशन। देखो ऑडिटिंग टेक्निक्स का ऑलरेडी हम लेक्चर कर चुके हैं कि ऑडिटिंग टेक्निक्स क्या होती है एंड आज की वीडियो में हम करेंगे ऑडिटिंग टेक्निक वेरिफिकेशन। ठीक है, ऑडिटिंग का मीन्स ही क्या है, वेरीफाई करना। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम ऑडिटिंग टेक्निक वेरिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन की क्या डेफिनेशन होती है, डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, वाउचिंग और वेरिफिकेशन के बीच क्या डिफरेंस है, देन स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ऑडिट ऑफ लायबिलिटीज। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो देखते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। So verification means the procedure normally carried out at the year end to confirm the ownership, valuation and existence of item at the balance sheet date. So देखो verification का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑडिटिंग का। ठीक है, सो ऑडिटिंग का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, क्या डेफिनेशन हमें गिवन थी कि ऑडिटिंग का सिंपल मीनिंग होता है वेरीफाई करना अकाउंट्स को। ठीक है, वेरिफिकेशन करना अकाउंट्स का। अब देखो वेरीफाई का हम पढ़ेंगे कि वेरीफाई का मतलब क्या होता है। वेरिफिकेशन मीन्स प्रोसीजर। वेरिफिकेशन क्या है, एक प्रोसीजर है जो नॉर्मली कब होता है, एट द ईयर एंड। जब ईयर एंड होता है या तो 31 मार्च या फिर आपका रहेगा 30 दिसंबर। ठीक है, अब ये दोनों ईयर क्लोजिंग है, कभी भी हो सकता है। अगर 1 जनवरी टू 30 दिसंबर है देन 30 दिसंबर को एंड हो जाएगा एंड 1 अप्रैल टू 31 मार्च है तो 31 मार्च को एंड हो जाएगा। सो जब भी ईयर एंड होता है तब होती है हमारी वेरिफिकेशन। क्या करने के लिए होती है, टू कंफर्म द ओनरशिप, ओनरशिप कंफर्म करने के लिए, वैल्यूएशन कंफर्म करने के लिए एंड एग्जिस्टेंस कंफर्म करने के लिए जो भी आइटम्स बैलेंस शीट में गिवन होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो बैलेंस शीट हमारी गिवन है, ठीक है, एंड बैलेंस शीट में हमारा यहाँ पर दे रखा है मशीनरी का। ठीक है, कि मशीनरी जो है हमारी गिवन है 50,000 की। ठीक, मशीनरी 50,000 की गिवन है। अब जब वेरिफिकेशन होगा सो उसमें क्या चेक किया जाएगा कि जो ओनरशिप है मशीनरी की वो बिजनेस फर्म के पास ही है या नहीं है। कि मान लो कभी सेल कर दी हो बट ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है क्योंकि पेमेंट उसका पूरा नहीं हुआ है, कोई भी रीजन हो। ठीक है, एंड वैल्यूएशन उसकी जो 50,000 की गई है बैलेंस शीट में वो सही है या नहीं है। ठीक है, या फिर ये जो मशीनरी दिखाई गई है ये एक्चुअल में है भी या नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस है भी कंपनी में या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेक करना, उन सारी चीजों को चेक करने का जो प्रोसीजर होता है वो ईयर एंड में होता है, उसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, it also involve confirming that presentation in the financial statement is in the accordance with law governing the particular unit। यहाँ पर क्या बोला है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन की गई है किसके अकॉर्डिंग, जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो दिखाया गया है, जो सारी चीजें दिखाई गई हैं उनको कंफर्म करना कि ये चीजें सही है। ठीक है, जस्ट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद अ व्यू टू एसरटेन देयर मैथमेटिकल एक्यूरेसी इज नॉट इनफ। यहाँ पर क्या बोला है कि सिर्फ उसको जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें जो भी ट्रांजेक्शन है उनको चेक करना, उनके अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, सिर्फ उनको एग्जामाइन करना ये ही काफी नहीं है। द ऑडिटर मस्ट वेरीफाई दैट वेरियस आइटम अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट आर एक्चुअली इन द पोजीशन ऑफ द कंसर्न। मतलब कि जो भी उसमें बोला कि बैलेंस शीट में 50,000 की मशीनरी, उसने चेक कर लिया 50,000 की मशीनरी है, ये हो गया एग्जामाइन करना, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। बट सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना ही काफी नहीं है। यहाँ पर बोला है कि ऑडिटर को ये भी वेरीफाई करना है कि जो भी आइटम्स उसमें दिखाए गए हैं बैलेंस शीट में, जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज दिखाई गई हैं एक्चुअली उनका पोजीशन है या नहीं है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट है हमारा इन शॉर्ट वेरिफिकेशन को हम क्या कह सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से वेरिफिकेशन मींस प्रूविंग द ट्रूथ और कंफर्मेशन। मतलब कि जैसे यहाँ पर बोला कि मशीनरी दिखाई गई बैलेंस शीट में भाई, ठीक है, सो एक्चुअली वो मशीनरी बिजनेस फर्म में है भी या नहीं है, या जितनी वैल्यू उसकी दिखाई गई है उतनी वैल्यू है या नहीं है। तो जो सच है उसको कंफर्म करना, प्रूफ करना। ठीक है, ये होता है हमारा वेरिफिकेशन।
देन नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ वेरिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं सो उसी से हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। एंड डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, जिसने भी वो डेफिनेशन दी है उसका आपको नेम वहां पर स्पेसिफाई करना है, देन आपको उसके अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। देन यहाँ पर हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ वेरिफिकेशन। So the verification of asset implies an inquiry into the value of ownership, title, existence and possession and the presence of any charge on the asset। यहाँ पर ये डेफिनेशन आपको गिवन है स्पाइसर एंड पैगलर की तरफ से। सो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है हमारी वेरिफिकेशन की, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट क्या इंप्लाई करता है? इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायर करना किसी चीज के बारे में कि जो ओनरशिप है या जो वैल्यू है उस एसेट की, या उस पे जो टाइटल गिवन है, या फिर एग्जिस्टेंस एंड पोजेशन जो है, वो सारी चीजें चेक करना कि एसेट पर ये सारी चीजें जो है वो सही हैं या नहीं है, या फिर अगर कोई एसेट है उसके अगेंस्ट कोई चार्ज है, ठीक है, वो चेक करना कि कोई एसेट है उसके अगेंस्ट कोई चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है या है। चार्ज मतलब कि जैसे मान लेते हैं हम कि कोई भी बिजनेस फर्म है, उसके पास मशीनरी थी, सो उसने अपनी मशीनरी के अगेंस्ट जो है, अगर उसकी मशीनरी की वैल्यू थी 1 लाख, ठीक है, सो उसने अपनी मशीनरी के अगेंस्ट एक लोन ले लिया, ठीक है, लोन ले लिया, यहाँ पर लोन लिया 70,000 का, ठीक, कि भाई हमारे पास इतने की मशीनरी है, 70,000 का लोन दे दो। अगर आपका लोन पेमेंट नहीं होती है लोन की, देन आप ये मशीनरी ले जा सकते हैं, ठीक है, सो वो हो जाएगा चार्ज अगेंस्ट एसेट, ठीक है। सो ये हो गई हमारी वेरिफिकेशन की डेफिनेशन कि जो भी एसेट है उसको ये चेक करना कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट है बिजनेस फर्म में या नहीं है, उसका पोजीशन बिजनेस फर्म के पास ही है या नहीं है, या फिर उस पर कोई चार्ज तो नहीं है, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में इंक्वायर करना वो होता है हमारा वेरिफिकेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओपिन्स दैट वेरिफिकेशन ऑफ एसेट शुड एस्टैब्लिश देयर, मतलब कि यहाँ पर बोला है कि जो भी एसेट्स हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजें स्टैब्लिश होनी चाहिए। फर्स्ट वन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर कोई एसेट एग्जिस्ट करता है तभी तो उसके आगे की चीजें देखेंगे, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता मतलब वहां से खत्म हो गया, ठीक है, तो उसमें और कोई चीज देखने को बाकी नहीं है। फर्स्ट वन कि उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, देन बाकी सारी चीजें चेक की जाएंगी। एग्जिस्टेंस है, बिजनेस फर्म में है, देन हम चेक करेंगे कि उसकी ओनरशिप जो है वो बिजनेस फर्म का जो क्लाइंट है उसके नाम पे ही है या नहीं है। कोई भी मान लो XY बिजनेस फर्म है, यहाँ पर उसका क्लाइंट जो है अगर उसके पास ओनरशिप है उसकी, तब तो हम देखेंगे कि हाँ भाई ये चीज सही है, ठीक है। पोजीशन का भी मतलब इसी तरीके से हमारा कि वो जो एसेट है वो किससे रिलेट करता है? क्लाइंट से रिलेट करता है। देन है फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस। सो जो भी एसेट है हमारा वो इनकम्बरेंसेस से फ्री हो, ठीक है। देन ई है हमारा प्रॉपर रिकॉर्डिंग कि जो भी एसेट है उसके बारे में जो भी चीजें जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो, ठीक है। प्रॉपर वैल्यूएशन मतलब जो भी उसकी वैल्यू दिखाई जा रही है 1,50,000 जितने का भी वो एसेट हमारा वैल्यू करता है, सो वो वैल्यूएशन उसकी सही होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। सो ये चीजें हमारी एसेट को लेकर सबसे पहले एस्टैब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं वेरिफिकेशन के बारे में। सो दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क मतलब कि किस तरीके का काम होता है। वाउचिंग में क्या काम होता है एंड वेरिफिकेशन में क्या काम होता है। वाउचिंग में होता है एग्जामिन द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी एंट्री हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको एग्जामिन करना होता है वाउचिंग। एंड वेरिफिकेशन में क्या है? एग्जामिन द एसेट एंड लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। वेरिफिकेशन में हम चेक करते हैं कि बैलेंस शीट जो बनी है उसमें एसेट लायबिलिटीज जो है उनको चेक करना, ठीक। देन नेक्स्ट है टाइम, कि किस टाइम पर ये होती है। वाउचिंग है डन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में हम कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। बट वेरिफिकेशन क्या है? एट द एंड ऑफ द ईयर ओनली, मतलब जब एंड होगा ईयर तभी होती है हमारी वेरिफिकेशन। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, सो 31 मार्च को हमारा एंड हो रहा है तब होगी, या फिर 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक है, सो 30 दिसंबर को होगी, ठीक है। देन है बेसिस। बेसिस क्या है? बेसिस ऑन डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको चेक करते हैं, उनके बेस पर वाउचिंग होती है। बट वेरिफिकेशन में क्या होता है? बेस्ड ऑन पर्सनल
पर्सनल एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, मतलब डॉक्यूमेंट्स भी देखते हैं बट पर्सनल बेस पर भी उसको चेक किया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा वैल्यूएशन, डज नॉट इंक्लूड वैल्यूएशन, वाउचिंग जो होती है उसमें वैल्यूएशन इंक्लूड नहीं होता है, वेरिफिकेशन में वैल्यूएशन इंक्लूड होता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा वैल्यूएशन एंड वाउचिंग में डिफरेंस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसीजर और टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन की क्या क्या टेक्निक्स होती है या हम कह सकते हैं क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको 3 टेक्निक्स आपको देखने को मिल रही है। फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड कंफर्मेशन। सो ये देख लेते हैं हम क्या टेक्निक्स हैं। सो इंस्पेक्शन में क्या होता है, द ऑडिटर में विजिट द प्रेमिसेस ऑफ द क्लाइंट एंड फिजिकली वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट। ऑडिटर क्या करता है, विजिट करता है प्रेमिसेस पे, जो भी क्लाइंट है उसकी जो बिल्डिंग है, जो जहां पे भी वो बिजनेस चलता है वहां पर जाता है एंड फिजिकली वेरीफाई करता है कि जो एसेट इसमें गिवन है वो वहां पर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मतलब जैसे मान लो कि कोई भी एक कंपनी है XY, ठीक है, ये उसकी बिल्डिंग है एंड ऑडिटर जो उस कंपनी को ऑडिट कर रहा है, ठीक है, उसके अकाउंट्स ऑडिट कर रहा है, सो वो वहां पर फिजिकली खुद जाके चेक करता है कि जिस भी एसेट के बारे में उसमें बात कही गई है वो वहां पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। ठीक है, देन सेकेंड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जर्व करना। द ऑडिटर में ऑब्जर्व और विटनेस द इंस्पेक्शन ऑफ एसेट डन बाय अदर्स, जो दूसरे किसी के द्वारा जो भी इंस्पेक्शन किया जाता है एसेट्स का, सो ऑडिटर जो होता है वो उसको ऑब्जर्व करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। देन थर्ड है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन में क्या होता है, इट मींस ऑब्टेनिंग रिटन एविडेंस फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट। मतलब यहाँ पर क्या है कि कंफर्म कर रहे हैं ये चीज। कंफर्म कैसे होगी कि एक रिटन एविडेंस ले लेते हैं, रिटन एविडेंस ऑब्टेन कर लेते हैं किसी भी बाहर की पार्टी से जो किस चीज के रिगार्डिंग हो कि जो एसेट है वो एग्जिस्ट करता है बिजनेस में। ठीक है, सो ये हो जाएंगे हमारी तीनों टेक्निक्स जो भी वेरिफिकेशन है उसकी। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ एसेट। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट में क्या दे रखा है, द एसेट वर इन एग्जिस्टेंस ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की जो डेट है उस डेट को एसेट्स एग्जिस्ट होने चाहिए। ठीक है, देन एसेट हैज बीन एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड अंडर अ प्रॉपर अथॉरिटी। एसेट जो है वो एक्वायर होने चाहिए। एक्वायर का मतलब कि परचेज किया है तो वो बिजनेस के पास है, बिजनेस ने एक्वायर कर लिया है। ठीक है, फॉर द पर्पस मतलब बिजनेस के पर्पस के लिए एंड अंडर अ प्रॉपर अथॉरिटी, और उस पर प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं कि अगर मान लो तुमने कोई एसेट जो है वो अपने यूज के लिए खरीदा है एंड उसको बिजनेस पर्पस के लिए दिखा रहे हो, तो ऐसा नहीं दिखाना है। ठीक है, देन थर्ड है द क्लाइंट इज द ओनर ऑफ दीज एसेट ऑन दैट डे। जिस डेट की बात कही जा रही है उस डेट को जो क्लाइंट है, मतलब जो भी बिजनेस प्रेमिसेस है, जो भी बिजनेस फर्म है, उसका जो ओनर है वो किसका ओनर होना चाहिए, एसेट का ओनर होना चाहिए। ठीक है, the asset are free from any encumbrance, no loan is taken on security of these assets or they are no mortgage for any loan. If such loan is taken, this fact should be disclosed clearly in the financial statement. अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि एसेट जो है वो फ्री होने चाहिए इनकम्ब्रेंसेस से, मतलब उस पर कोई भी इनकम्ब्रेंस, कोई भी भार, कोई बोझ नहीं होना चाहिए। किस तरीके का बोझ, जैसे कि एसेट के रिगार्डिंग जो है, एसेट के अगेंस्ट जो है लोन ले लिया, ठीक है, एसेट को एज अ सिक्योरिटी रख के और उस पर लोन ले लिया, या फिर वो जो है मॉर्गेज कर लिया। मॉर्गेज मतलब गिरवी रख दिया उसको लोन के लिए कि भाई मान लो यहाँ पर दोनों में फर्क क्या है कि जैसे मान लो मशीनरी है, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था। मशीनरी है वो हमारी है 50,000 की, ठीक है, 50,000 की, एंड इस पे इसको जो है सिक्योरिटी के तौर पर रख के उसने किसी से, बिजनेस फर्म ने 20,000 लोन ले लिया। ठीक है, कि भाई हम आपका पेमेंट कर देंगे, अगर पेमेंट नहीं होता है देन आप ये मशीनरी ले जा सकते हैं। ठीक है, एंड ये हो गई इसकी सिक्योरिटी रखना। अब मॉर्गेज क्या है कि गिरवी रख दिया, भाई तुम हमारी जो है मशीनरी रख लो 1 अप्रैल से लेके और 30 दिसंबर तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 अप्रैल से उसको लोन चाहिए और वो 30 दिसंबर को पे कर देगा, उसको बोलते हैं मॉर्गेज। इफ सच लोन इज टेकन दिस फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड क्लियरली। यहाँ पर क्या बोला है कि अगर ऐसी कोई भी चीज होती है, अगर इस तरीके का कोई भी लोन एसेट के अगेंस्ट लिया जाता है तो वो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियरली डिस्क्लोज होनी चाहिए, उसमें शो होना चाहिए कि ऐसा कोई भी चार्ज लगा हुआ है या फिर मॉर्गेज है या फिर उस एसेट को सिक्योरिटी के तौर पर रखा गया है। ठीक है,
asset have been correctly valued taking into account their physical condition on the date of balance sheet. बैलेंस शीट की जो डेट है उस पर जो उनकी फिजिकल कंडीशन है वो दिखानी है, एंड जो भी एसेट की वैल्यूएशन है वो करेक्ट दिखानी है, ठीक है। ये होता है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट। देन हम देखेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट, क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं एसेट का वैल्यूएशन करने के लिए। सो फर्स्ट वन इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम कह सकते हैं गोइंग कंसर्न वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट आर रिड्यूस्ड बाय द डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। यूजुअली दिस मेथड अप्लाइड टू वैल्यू फिक्स्ड एसेट। अब देखो जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट होते हैं, फिक्स्ड एसेट जैसे हमारी मशीनरी है, बिल्डिंग है, ठीक है, सो ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस जो मेथड है वो हम किस पे लगा सकते हैं, फिक्स्ड एसेट पे लगा सकते हैं। ये किस पे लगता है, एक्चुअल कॉस्ट मेथड को जो रिड्यूस करता है। रिड्यूस करने को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। जैसे मान लो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 2020 में एक मशीनरी खरीदी थी, मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, मशीनरी खरीदी थी, उसकी उस टाइम वैल्यू थी 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। अब इसमें 21 में आते आते इसकी वैल्यू जो है वो रह गई 95,000, ठीक है। सो ये 5,000 का जो डिफरेंस आया, ये क्या आया, डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। सो ये डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड होगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस या कोई कंसर्न में आ जाएगा, क्योंकि देखो जब तक वो मशीनरी चलेगी तब तक उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है, टाइम के साथ वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन किस पर लगता है, फिक्स्ड एसेट्स पर, ठीक है। देन सेकेंड है हमारा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में क्या होता है, दिस रेफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, की एसेट की मार्केट वैल्यू क्या है वो चेक करते हैं। जैसे द प्राइस एट विच द एसेट इज बीइंग ट्रांजैक्टेड इन मार्केट, मतलब ये कि कोई भी मशीनरी हम ले रहे हैं कि भाई बिजनेस फॉर्म में जो मशीनरी है उसकी वैल्यू 1 लाख है। अब हम देखेंगे कि उसकी मार्केट में जो वैल्यू है, मार्केट में जो उस मशीनरी की ट्रांजेक्शन की जा रही है वो कितनी वैल्यू है, वो हो जाएगी उसकी मार्केट वैल्यू। दिस इज अप्लाइड टू वैल्यू द करंट एसेट ओनली व्हेन दिस इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ एसेट। अब देखो ये कब लगाया जाता है, कब अप्लाई होगा, जब करंट एसेट की क्या बोला है, वैल्यू जो होगी करंट एसेट की वो जो है कॉस्ट ऑफ एसेट से लोअर होगी, ठीक है। Usually market value is adopted to the value items having perishable nature। अब यहाँ पर क्या बोला है कि मार्केट वैल्यू जो है वो कौन से चीज में हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन से आइटम्स में हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको गिवन है जो आइटम्स हमारे पेरिशेबल नेचर के होते हैं। पेरिशेबल नेचर का मतलब कि जो एक टाइम के बाद खराब हो जाएं, या जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते, या जिनको हम सिर्फ कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं पेरिशेबल। जैसे अगर हम कोई फूड आइटम्स ले लें, ठीक है, सो वो हमारा पेरिशेबल नेचर का हो जाएगा। सो ये आ जाते हैं हमारे पेरिशेबल नेचर में। देन थर्ड है हमारा स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, एसेट विच आर यूजलेस फॉर द एंटरप्राइज में बी सोल्ड एज स्क्रैप इन द मार्केट। जैसे कोई भी एसेट है वो बिजनेस एंटरप्राइज के लिए यूजलेस हो गया, देन उसको बेच दिया जाता है एज अ स्क्रैप, ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं स्क्रैप। The value for which such asset can be disposed as scrap, जिस भी एसेट को स्क्रैप की तरह डिस्पोज किया जाए जिस वैल्यू पर, सो उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है, दिस रिप्रेजेंट द वैल्यू एट विच एग्जिस्टिंग एसेट कैन बी रिप्लेस्ड। अब देखो नाम से समझ आ रहा है, सबके बहुत ही इजी है, 5 पॉइंट्स, ठीक। रिप्लेसमेंट का मतलब चेंज करना, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, जो भी एसेट था, मशीनरी थी, जो भी चीज थी, ठीक है, उसको रिप्लेस करना, चेंज करना, ठीक है। सो जो भी रिप्लेस वाली वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं रिप्लेस वैल्यू। दैट मीन्स द प्राइस टू बी पेड टू एक्वायर सच टाइप ऑफ एसेट इन द मार्केट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जैसे उसी टाइप का हमें एसेट चाहिए एंड उसको हमने रिप्लेस किया है, सो उसको रिप्लेस करने के लिए जो हमने प्राइस पे किए, जैसे एग्जांपल देते हैं, मशीनरी मान लो यहाँ पर थी एक, वो बिजनेस को ऐसा लग रहा है कि खराब हो गई है, जो काम करना है वो नहीं कर रही है, सो जो पुरानी मशीनरी है वो बिकी है 10,000 की, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पुरानी मशीनरी बेच दी एंड उसकी जगह नई ले आए, तो नई कितने की आई, अब मशीनरी यहाँ पर जो नई आई है वो मशीनरी आई 25,000 की, ठीक है, 25,000 की। सो ये जो रिप्लेस करना हुआ, कितना अमाउंट हमने पे किया रिप्लेस करने के लिए, तो वो चीज आ जाएगी हमारी रिप्लेसमेंट वैल्यू में, ठीक है। देन 5 है रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल मतलब जिस पे एसेट रियलाइज हो रहा है, द वैल्यू दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इफ एन एसेट इज सोल्ड इन द मार्केट, जिस पर
पर जो हमारा एसेट है वो सोल्ड हो रहा है वो होगी उसकी रियलाइज वैल्यू। जैसे एंटिसिपेटेड सेलिंग प्राइस, जो भी सेलिंग प्राइस होता है, यूजुअली एक्सपेंस सच कमीशन ब्रोकरेज एक्सेट्रा आर डिडक्टेड फ्रॉम इट, मतलब इसमें से कमीशन या ब्रोकरेज जो भी होती है उसको हम माइनस कर देते हैं, देन जो अमाउंट बचेगा उसको हम रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। सो आई होप पांचों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट है हमारा कॉस्ट प्राइस, मार्केट वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू एंड रिप्लेसमेंट वैल्यू एंड रियलाइजेबल वैल्यू। देन नेक्स्ट है हमारा वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। क्या होता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स? ऑडिटर कैन नॉट गारंटी द करेक्टनेस ऑफ द वैल्यूएशन। क्या बोला है यहाँ पर कि जो ऑडिटर होता है वो गारंटी नहीं देता है कि जो भी वैल्यू किया गया है एसेट्स को वो सही है या नहीं है, बट ही मस्ट गेट हिमसेल्फ सेटिस्फाई द वैल्यूएशन डन इज फेयरली सेटिस्फैक्टरी। मतलब वो सिर्फ क्या करता है, अपने आप को ये सेटिस्फाई करता है कि जो वैल्यूएशन दिखाया गया है, शो किया गया है, वो सही है। ठीक है, ऑडिटर शुड सी दैट द वैल्यूएशन इज डन अकॉर्डिंग टू सर्टेन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। सो यहाँ पर क्या बोला है कि ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि जो वैल्यूएशन हुआ है वो जो भी प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटेंसी के उनको एक्सेप्ट करने के बाद हुआ है, मतलब उनको देखते हुए हुआ है कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उस हिसाब से हुआ है, वो उसको चेक करना चाहिए। देन ऑडिटर शुड केयरफुली इंस्पेक्ट द अवेलेबल डॉक्यूमेंट टू अराइव एट द करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ये चीज प्रूव करते हो कि जो भी एसेट्स की वैल्यू दिखाई गई है वो सही है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से इंस्पेक्ट करना, चेक करना। If there is any room for suspicion, the auditor should probe deep into the matter। मतलब अगर उसके दिमाग में ऐसी कोई शक है, शंका है जिससे वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, सो उसको उस चीज के लिए डीप स्टडी करनी है, उस मैटर में उसको डीप तक जाना है एंड चेक करना है। The auditor is required to report about the valuation of asset on the date of balance sheet। क्योंकि देखो जो भी ऑडिटर होता है वो वेरीफाई करने के बाद उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। सो जो भी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है उसमें उसको वैल्यूएशन ऑफ एसेट दिखाना होता है जो भी बैलेंस शीट की डेट को होता है। ठीक है, However, if before the completion of audit any major event has happened regarding these assets, अब क्या बोला है यहाँ पर कि ऑडिट कंप्लीट होने से पहले अगर ऐसा कुछ हो जाता है इन एसेट्स के रिगार्डिंग, सो वो उसको शो करना होता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा वैल्यूएशन ऑफ एसेट। देन है हमारा ऑडिट ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। लायबिलिटीज तो पता है क्या होती है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो फर्म को पे करनी होती है। ठीक है, liabilities are the financial obligation of an enterprise like loans, trade creditors, installment payable under hire purchase agreements etc। जैसे लोन ले लिया कंपनी ने तो वो पे करना है, क्रेडिटर्स जो है जिनसे क्रेडिट परचेज की है वो पेमेंट करनी है, या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है अगर हायर परचेज किया है तो। ठीक है, An important feature of liabilities is that they are represented by documentary evidence। क्या बोला है कि important feature ये है liabilities का कि ये कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, लायबिलिटीज ओरिजिनेट फ्रॉम थर्ड पार्टी विच डील विद द क्लाइंट। अब लायबिलिटीज कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से रेज होती है, किसी भी थर्ड पार्टी से जो है वो डील करता है, देन लायबिलिटीज रेज होती है। जैसे मान लो कि बिजनेस फर्म है, उसने क्रेडिट परचेज किए किसी पार्टी से, देन वो उसके क्रेडिटर्स हो जाएंगे। ठीक है, if any liabilities omitted or under or overstated the balance sheet would not show a true and fair view or state of affair of the concern। अब देखो बैलेंस शीट हमारी क्या चीज शो करती है, लायबिलिटीज और एसेट। लायबिलिटीज का अमाउंट एंड एसेट का अमाउंट हमारा लास्ट में जो है वो टोटल इक्वल आना होता है। ठीक है, इक्वल आना है मतलब कि जो हमारी बैलेंस शीट है उसको बैलेंस करना है, इक्वल लाना है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर कोई लायबिलिटी जो है वो ओमिट हो जाती है, लिखने से भूल जाते हैं, या फिर ओवर रेटेड हो गई या अंडर रेटेड हो गई, सो उससे हमारी जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएगी जो भी चीजें उसमें लिखी गई हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी भी अमाउंट को गलत कर देंगे या लिखना भूल जाएंगे, सो उससे हमारी बैलेंस शीट गलत हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, इफ लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इज ओमिटेड। जैसे कोई एक्सपेंडिचर का पेमेंट करना था, ठीक है, वो हमने नहीं लिखा, भूल गए, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट शो द करेक्ट प्रॉफिट अर्न बाय द कंसर्न। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा हमारा वो गलत आ जाएगा एंड उसमें जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, सो ये क्या बोला है कि यहाँ पर हमारी जो भी लायबिलिटीज हैं वो शो करना जरूरी है। ठीक है,
अगर हम लिखना भूल जाते हैं या किसी चीज को गलत लिख देते हैं देन हमारी बैलेंस शीट का अमाउंट गलत आएगा। सो ये होती है हमारी ऑडिट ऑफ लायबिलिटीज। देन हियर इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है एमसीक्यू, जो हम हर लेक्चर के बाद करते हैं। सो आपको इसको खुद से प्रैक्टिस करनी है। डेटर आर वैल्यूड एट, डेटर जो है वो किस पर वैल्यूड होते हैं, बुक वैल्यू पर, डिसाइडेड बाय कस्टमर, रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देन सेकेंड है स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट शुड बी वैल्यूड एट, कंसाइनमेंट के जो गुड्स होते हैं उनका स्टॉक जो है वो कैसे वैल्यू होता है, इनवॉइस प्राइस पर, कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस कॉस्ट, या फिर रियलाइजेबल वैल्यू जो कम होगी, नन ऑफ द एबव। एंड थर्ड है एसेट विच इज नॉट सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन, ऐसे एसेट जिनमें फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, इसमें से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करने हैं। एंड नेक्स्ट है आपके ट्रू फॉल्स, 3 ट्रू फॉल्स आपको गिवन है। वेरिफिकेशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट मिसयूज ऑफ एसेट, वेरिफिकेशन किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, एसेट के मिसयूज से। सो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये आपको बताना है। मॉर्गेज मींस अ चार्ज ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी टू सिक्योर अ डेट, अभी मैंने मॉर्गेज का मीनिंग आपको बताया है, ये आपको बताना है कि सही है या गलत है। अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन एसेट शुड नॉट बी कंसिस्टेंट, कि एसेट का जो भी वैल्यूएशन मेथड होता है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। सो ये है आपके लिए कुछ एमसीक्यू एंड ट्रू फॉल्स। एंड आज की वीडियो में हमने किया ऑडिटिंग टेक्निक्स, वेरिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, एंड प्रोसीजर और टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट क्या होता है और क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं वैल्यूएशन में, एंड यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ एसेट क्या होता है और ऑडिट ऑफ लायबिलिटीज क्या होती है। सो ये सारे टॉपिक्स हमने आज की वीडियो में पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।